हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। 6 सेमेस्टर में भी वो हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में उन सभी के पास में इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट सेकंड है। हिंदी में बात करें तो 20वीं शताब्दी का विश्व इतिहास अगर उनके पास में ये है तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अंदर हम ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तो बात करेंगे जो आप सभी के एग्जाम में आएंगे और उनके आंसर्स की भी बात करेंगे। इस आंसर्स को हम नोट्स के पीडीएफ के साथ में समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो आपकी बुक है उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये एक कंप्लीट वीडियो रहने वाली है ऐसे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर आपके एग्जाम की अच्छी खासी आपको लगता है तैयारी है, तब भी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आंसर राइटिंग के तरीके पता चलेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद में आप जितना भी स्कोर करने वाले थे उससे आप ज़रूर अच्छा स्कोर करेंगे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने वाली है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसके अंदर कितना इंप्रूवमेंट करते हो। दूसरी चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स पीडीएफ की डिमांड करते हैं कि सर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट पीडीएफ दे दो। तो यहाँ पर वे सभी स्टूडेंट्स जो पहली बारी देख रहे हैं उन सभी के लिए बात बता दी जाए कि हमारी जितनी भी वीडियोस होती है उसका जो पीडीएफ है वो पहले आधे घंटे के लिए बिल्कुल फ्री होता है। और इस पीडीएफ को हमने जब बनाया है तो इसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से हिंदी भाषा में भी पूछे जाएंगे और किस तरीके से इंग्लिश भाषा में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे भी कमेंट करते हैं कि सर हमारे लिए तो कोई वीडियो ही नहीं बनाता और हमारे लिए तो कोई क्वेश्चंस ही नहीं रहते। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए इंग्लिश में भी क्वेश्चंस हमने लिख दिए हैं ताकि आपको ट्रांसलेट करके अधिक समय अपना व्यर्थ ना करना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपनी इस वीडियो को। सबसे पहली बात हम अपने सिलेबस को समझते हैं। देखो, केवल 3 यूनिट है आपके यहाँ सामने। यहाँ पर पहली जो यूनिट है इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आना कंपलसरी है और 2 से 3 क्वेश्चन आने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है, कोल्ड वॉर आप क्लास 12th से ही पढ़ते आ रहे हो, कुछ इसमें नया नहीं है, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी घटनाओं को आपको पढ़ना होगा और जो जो क्वेश्चन आप सभी को बताएंगे आपके 100% पेपर में वही क्वेश्चन आएंगे, आप इससे निश्चिंत रह सकते हो। बाकी इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो क्वेश्चंस के तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई और क्वेरी है, आपका कोई डाउट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा कुछ समझ नहीं आया, आप अपने उस डाउट को भी क्लियर करना चाहते हैं तो आप अपने उस डाउट को भी हमसे क्लियर करा सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है। बाकी हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कुछ और देखना ना पड़े, केवल पढ़ना पड़े और अपने आप को रिवाइज करना पड़े और कुछ नहीं। आपने इस वीडियो को देख के भी एग्जाम दिया तो आप 100% पास हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और पहला क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि कोल्ड वॉर क्या है, शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध के उत्पन्न होने के क्या कारण है और इसके परिणाम भी बताइए। ये मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन या तो आपसे कारण पूछे जाएंगे या फिर आपसे इसके परिणाम पूछे जाएंगे कि कोल्ड वॉर के क्या परिणाम हुए। यहाँ पर हम बात करें इंग्लिश में तो कॉजेस ऑफ इमर्ज द कोल्ड वॉर एंड द इट्स इम्पैक्ट, ग्लोबल इम्पैक्ट ऐसे करके भी आपसे लिखा जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो शीत युद्ध होता क्या है, पहले आपको इसको डिफाइन करना होगा, देन आफ्टर यू विल से एनीथिंग। तो सबसे पहले कोल्ड वॉर है क्या, तो यहाँ पर हम कोल्ड वॉर को समझने का प्रयास करेंगे इसकी कुछ परिभाषाओं को लेकर। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से क्या किया है, कोल्ड वॉर को परिभाषित किया है। आप सभी को ध्यान रखना है कि अधिकतर विद्वान कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि कोल्ड वॉर रियलिटी में कोई युद्ध नहीं हुआ था, बस युद्ध जैसी परिस्थिति। आपने क्लास 12th में भी पढ़ा है कि एक्चुअलिटी में अमेरिका और सूबे संघ के बीच में कोई युद्ध हुआ ही नहीं, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रही और इस युद्ध जैसी स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं कोल्ड वॉर या फिर हम इसको शीत युद्ध कहते हैं। यानी युद्ध होने की प्रबल संभावना तो होती है, प्रतिस्पर्धा भी होती है, संघर्ष भी होता है, एक दूसरे के प्रति दुष्प्रचार भी होता है और एक दूसरे के प्रति वो क्या करते हैं, हथियारों की होड़ भी करते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हैं, परंतु दोनों प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से नहीं लड़ते। और हमने पूरे के पूरे कोल्ड वॉर एरा में, देखो कोल्ड वॉर का एरा आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कुछ चल रहा है, लेकिन ग्लोबली आप देखोगे तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही कोल्ड वॉर माना जाता है और ये कब तक चला, दिसंबर 1991 तक चला।
1945 से, क्योंकि कोई कोल्ड वॉर रियलिटी में कोई वॉर में तब्दील हुआ ही नहीं। जैसे मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करूं तो उसकी एक एक्चुअल डेट है, मैं सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करूं तो उसकी एक एक्चुअल डेट है, लेकिन जब हम कोल्ड वॉर की बात करते हैं तो उसकी कोई एक्चुअल डेट नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई युद्ध हुआ ही नहीं। इसीलिए जनरली आपने ज़्यादातर लोगों से देखा होगा, वो ये बात कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है शीत युद्ध का क्या हो गया, प्रारंभ हो गया या आरंभ हो गया। अब यहाँ पर शीत युद्ध की परिभाषाएं जो है उसके अंदर कई लोग कहते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बाद से लेकर 1991 तक अमेरिका और सोवियत संघ के जो आपसी संबंध है, इन संबंधों को दर्शाने के लिए ही हम किस शब्द का उपयोग करते हैं, कोल्ड वॉर या फिर शीत युद्ध का हम शब्द का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर कुछ आपके सामने परिभाषाएं हैं, इसमें से आप ये दोनों परिभाषाएं पक्का याद कर लें। सबसे पहला, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो भारत के हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा कि शीत युद्ध क्या है, पुरातन शक्ति संतुलन की एक अवधारणा है। ध्यान रखना है, कौन कह रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि शीत युद्ध क्या था, ये पुरातन शक्ति संतुलन की एक नई अवधारणा के रूप में। इसमें दो अलग अलग विचारधारा थी, आपको पता है। कोल्ड वॉर एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ आपका यूएसएसआर, जो एक तरफ कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, एक तरफ पूंजीवाद और दूसरी तरफ आपका समाजवाद। ये दो अलग अलग विचारधाराएं थी। ये विचारधाराओं का संघर्ष ना रहकर ये भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष था। यानी बेसिकली ये पूरी विचारधारा की लड़ाई नहीं, बल्कि अगर देखो अमेरिका चाहता था, यानी पूंजीवादी चाहता था समाजवाद को पूरी तरीके से खत्म कर दे, परंतु आज के ज़माने में भी हम देखें तो समाजवाद क्या पूरी तरीके से खत्म हो पाया है? नहीं, बल्कि समाजवाद की जो कमियां थी उस कमियों को बहुत सारे देशों ने इम्प्लीमेंट करके उसको पूंजीवाद के साथ क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। इसके बारे में भी आप चर्चा करेंगे और समझेंगे आप। दूसरा है आप सभी का काफ़ी पॉपुलर है, जॉन फास्टर जी। इनकी परिभाषा के अनुसार इन्होंने क्या परिभाषा दी है, देखो जॉन फास्टर अमेरिका के जो है विदेश सचिव रहे हैं और उसमें अमेरिका की तरफ से इन्होंने काम भी किया है। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, देखो कोल्ड वॉर के अंदर हम देखते हैं कोल्ड वॉर में आखिर विजयी किसकी होती है, तो यूएसए जो है वो कोल्ड वॉर के अंदर जीत जाता है। क्यों जीत जाता है? क्योंकि यूएसएसआर का क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, सोवियत संघ का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। इसीलिए अमेरिका के सपोर्टर होने की वजह से इन्होंने क्या कहा, आप ये समझेंगे, इन्होंने कहा कि शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से एक धर्म युद्ध था और ये अच्छाई का बुराई के खिलाफ था, सत्य का गलत के लिए था। इसीलिए अमेरिका सत्य था और अमेरिका इस युद्ध को जीत गया। मैं यहाँ पर आप सभी से कहना चाहूँगा, आप लोगों के लिए ऑलरेडी हमने कोल्ड वॉर की और भी वीडियोज़ बना रखी हैं, स्पेसिफिक पर एक एक टॉपिक के ऊपर बना रखी है। जैसे आपको आप सेकंड जब आप पढ़ोगे ना ये चैप्टर फर्स्ट यूनिट के अंदर ही, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, शीत युद्ध के आपको फेजेस को भी पढ़ना है। तो उन फेजेस पे भी क्वेश्चन 100% बनेगा, जो कि हमने भी आगे बना रखा है, आगे हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं, ये तो इसकी परिभाषा की बात रही। अब शीत युद्ध का नेचर क्या था, ये शीत युद्ध की परिस्थिति क्या थी, तो ध्यान रखना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दोनों देश दुनिया की महाशक्ति बनना चाहते थे और इस वजह से दोनों के बीच में शस्त्र का क्या होने लगा, हथियारों का क्या होने लगा, एक आपसी संघर्ष होने लगा। कि अमेरिका चाहता था कि मेरे पास ज़्यादा हथियार हो जाए, सोवियत संघ चाहता था मेरे पास ज़्यादा हथियार हो जाए। लेकिन हमने ये चीज़ देखा कि भाई अमेरिका जो है 1942 में अपना एटॉमिक बम बना लेता है और 1945 में आपने देखा जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी, इन दोनों के ऊपर अमेरिका उन परमाणु बम का यूज़ भी कर देता है। इसके बाद में आगे चलकर 1949 में क्या हुआ, 1949 में जो है यूएसएसआर सोवियत संघ ने भी क्या किया, अपना एटॉमिक बम बना लिया। और जब यूएसएसआर ने अपना एटॉमिक बम बना लिया तो दोनों देशों के बीच में अब क्या है, कॉमन पावर हो गई। आपने फिल्मों में देखा होगा, अगर दो विलन होते हैं या हीरो होते हैं, कोई भी है, जो दो लोगों के बीच में फाइट हो रही है, अगर दोनों के हाथों में अगर चाकू होता है तो दोनों बिल्कुल सतर्क होते हैं, वो एक दूसरे पे हमला नहीं करते। वो जानते हैं कि अगर मैंने हमले करने की कोशिश करी तो वो भी मुझ पे हमला कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर पावर ऑफ बैलेंस हो गया था, यानी जो एटॉमिक बम था, जो परमाणु बम था, वो अमेरिका के पास भी था और सोवियत संघ के पास भी था। और यही रीज़न है कि पूरे के पूरे कोल्ड वॉर के एरा में हम पूरे लगभग 45 साल में देखते हैं कि दोनों महाशक्ति डायरेक्टली प्रत्यक्षली एक दूसरे से नहीं लड़ रही थी, वह अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से लड़ती है। और ऐसे बहुत सारे संकटों के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये कोल्ड वॉर की प्रकृति थी। अब ये कोल्ड वॉर आखिर जन्म कैसे हुआ, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कोल्ड वॉर के कारणों के साथ में।
आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा। देखो ये इंट्रो के लिए था, कोल्ड वॉर क्या है ये हमने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। आप और डीप से पढ़ना चाहते हो क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें देखा आपने, बीच में हमने स्किप किया है, तो अगर आप उसको भी पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ पर अब ओनली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट चीज़ों की बात होगी। कॉपी पेन लेके आप मेरी बोली हुई बातें भी लिख सकते हो, आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था आपसे यहाँ पर कि आपको इसके अंदर दो चीज़ें बतानी है, एक तो इसके उत्पन्न होने के कारण, देखो कोल्ड वॉर के उत्पन्न होने के कारण, और दूसरा परिणाम। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन हमने एक में इसलिए बनाया है ताकि आप सभी को पता चल जाए। और दूसरी बात, जो इसके परिणाम पूछे भी जाएंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूछे जाएंगे, क्या इसके प्रभाव पड़े, क्या इसके अंतर्राष्ट्रीय परिणाम निकले, तो भी कंफ्यूज नहीं होना। हमने अंतर्राष्ट्रीय तो पढ़ा ही नहीं था। कुछ बच्चों को तो लॉजिक लग जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो ये कंसीडर ही नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हम पहले कारणों को चर्चा करेंगे और फिर इसके क्या करेंगे, हम परिणामों की बात करेंगे। तो यहाँ पर शीत युद्ध के कुछ प्रमुख कारण थे, उसमें से एक है सबसे पहले ऐतिहासिक कारण। देखो ऐतिहासिक कारण क्या है कि जब 1917 में यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ था, यूएसएसआर जब बना ही था, आप सभी को पता है 15 गणराज्यों से मिलकर सोवियत संघ बना था। और ये 15 गणराज्यों से मिलकर जब सोवियत संघ बना तो अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि भाई कोई एक ऐसी महाशक्ति आ जाए जो हमसे विरुद्ध है। अमेरिका हमेशा चाहता था कि हमारा जो कैपिटलिज्म है, जो हमारा पूंजीवाद है, केवल वही दुनिया में एकमात्र व्यवस्था बनी रहे। तो ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी सोवियत संघ के साथ में अमेरिका या फिर जो पूंजीवादी गुट के देश थे, उन सभी देशों ने पूंजीवाद को बढ़ाने का और समाजवाद को खत्म करने का कई बार प्रयास किया। आप सभी को ध्यान रखना है, ताकि सोवियत संघ समाजवाद का प्रचार प्रसार ना कर सके। ब्रिटेन ने तो सोवियत संघ के विघटन, सोवियत संघ को 1924 में और अमेरिका ने 1993 में मान्यता दे दी थी, परंतु हिटलर से प्रेरित होकर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये थोड़ी सी आक्रामक प्रवृत्ति के थे। इसीलिए आप सभी को ध्यान रखना है कि इन्होंने कई बार प्रयास किए। ये आपकी जो बुक हैगी, ये बुक भी कहती है, आप सभी को ध्यान रखना है। ऐतिहासिक कारण के अंदर यहाँ पर आगे जैसे शीत युद्ध के उत्पन्न होने के कारण क्या थे, तो इसमें बोल्शेविक कारण बताई गई है। 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी, जो मैंने बताया, उसे हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से ही जानते थे। और बोल्शेविक क्रांति की वजह से जो यूरोप के कई देशों में और साथ ही साथ में रशिया के अंदर भी क्या हुआ कि भाई समाजवाद, जो साम्यवादी क्रांति के बाद में समाजवादी व्यवस्था जो है धीरे धीरे आने लगी। और उस समय जो पश्चिमी गुट थी, पश्चिमी शक्तियाँ थी, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि समाजवाद का प्रचार प्रसार हो। नाजीवाद, फांसीवाद की तरह कोई एक ऐसी विचारधारा और भी ज़्यादा हमारे सामने आ जाए जो लोकतंत्र पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ हो। इसीलिए उन्होंने चाहा हमेशा से ही कि क्या कर दिया जाए, सोवियत संघ का अंत कर दिया जाए। ध्यान रखना है। अब इसमें सबसे पहले दूसरा पॉइंट आया था आपका द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, और ये सेम पॉइंट यहाँ पर आप सभी के लिए इसमें बनाया गया है, द्वितीय पक्ष का प्रश्न। आप सभी को ध्यान रखना है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो हिटलर ने क्या किया कि भाई जानबूझकर सोवियत संघ की आर्मी को बहुत ज़्यादा क्या किया, डैमेज पहुंचाया, और सोवियत संघ की आर्मी को बहुत नुकसान भी हुआ इस समय। और पश्चिमी गुट के सभी देश एकजुट होकर लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा वो चाहते ना तो सोवियत संघ को बचा सकते थे इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाने से, परंतु उन्होंने क्या किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इसीलिए सोवियत संघ को उन पे शंका होने लगी और सोवियत संघ ने, आप सभी को ध्यान रखना है, उन पे शक करना शुरू कर दिया। आपको ध्यान रखना है कि स्टालिन ने हिटलर की कठिनाइयों में उदासीन पाया और पश्चिमी शक्तियों से सोवियत संघ के सेना के जुड़ने के लिए कहा, और सोवियत संघ के पर दबाव कम होता, परंतु पश्चिमी शक्तियों ने उस पर इस शर्त को ठुकरा दिया। आप सभी को याद रखना है, मैंने सिंपल भाषा में ये सारी बातें बता दी कि जब द्वितीय मोर्चे का प्रश्न है कि जब जर्मनी ने क्या किया, सोवियत संघ पर आक्रमण किया, इसके ऊपर सोवियत संघ के ऊपर आक्रमण किया, तो सोवियत संघ की आर्मी को जर्मनी ने या हिटलर की आर्मी ने, आप कह सकते हो, इसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया इसको, सोवियत संघ को। तो सोवियत संघ चाहता था कि जो अन्य जो वेस्टर्न कंट्रीज है, क्योंकि मैं तो उन्हीं के गुट में लड़ रहा हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको पता है कि ये मित्र राष्ट्र की तरफ था, और जर्मनी, इटली, जापान ये दूरी राष्ट्र थे, ये अलग थे। आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर सोवियत संघ चाहता था कि जो ब्रिटेन, फ्रांस या फिर जो अमेरिका है, ये क्या करे, हमारी मदद करे, परंतु जर्मनी ने जब इस पर अटैक किया, जब इसे काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया, तो सोवियत संघ की कोई हेल्प करने नहीं आया, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा उन्हें गुस्सा आता है। दूसरी चीज परमाणु बम का प्रश्न, ये वाला भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस वाले को भी आप समझना चाहो तो इससे भी समझ सकते हो। यहाँ पर देखो कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर बन के आते हैं आप सभी के लिए। जैसे मैं आपको परमाणु बम के बारे में बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि 1942 में अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया, लेकिन आप सभी को पता है कि सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और साथ ही साथ में अमेरिका, ये सब क्या है, मित्र राष्ट्र में थे। ये सब किस में थे, मित्र राष्ट्र में थे युद्ध के दौरान। तो इन सभी ने
क्या किया कि भाई जापान पे सोवियत संघ की आर्मी और जापान की आर्मी आपस में लड़ रही थी, लेकिन मित्र राष्ट्रों में से जो यूएस है, जब उसने अपने परमाणु बम को यूज किया तो उसने सोवियत संघ की आर्मी को या सोवियत संघ को इस बात की खबर नहीं दी। और अमेरिका, ऐसा माना जाता है, अमेरिका चाहता था कि जो जापान है उसके साथ में सोवियत संघ की आर्मी भी क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और इससे क्या होगा, मैं ताकतवर बचूंगा। इसीलिए जो है इनके आपसी विवाद शुरू हो गए, आपसी जो युद्ध है वो शुरू हो गए। जैसे यहाँ पर देखोगे कि अ, युद्ध के समय में दोनों महाशक्तियों के बीच में, एक तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच में और सोवियत संघ के बीच में, दोनों मिलकर जापान पे आक्रमण करेंगे, परंतु संयुक्त राष्ट्र ने बिना सोवियत संघ को बताए 1945 पे जापान पर परमाणु बम गिरा दिया। और इस क्रिया से सोवियत संघ को संदेह हो गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पास में नाभिकीय शक्ति है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हमने देखा कि सोवियत संघ भी लगातार इस कोशिश में लग गया कि मेरे पास भी परमाणु बम हो, ताकि मैं भी क्या कर सकूं, एक अलग ही पावरफुल बन सकूं। आपने क्लास 12th में एक चीज और पढ़ी होगी, हर एक बच्चा पढ़ता है, जो अपने सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसके अंदर आपने एक चीज ये भी पढ़ी होगी कि सोवियत संघ जो था वो काफी डेवलप्ड था, लेकिन डेवलप्ड होने का कोई फायदा नहीं जब तक उनके पास में सेम यूनिट के पावर ना हो। इसीलिए सेम यूनिट की पावर के लिए उनके लिए इंपॉर्टेंट बन गया था। इसके अलावा जर्मनी और पूर्वी यूरोप, जर्मनी ने क्या किया था, पूर्वी यूरोप पे अपना प्रचार कर लिया था। ध्यान रखना आप सभी को, यूरोप के भविष्य को लेकर जर्मनी पर नया आयाम आया था। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में भी जर्मनी जब हार गया तो उसके 4 टुकड़े किए गए, एक यूएसए, एक अमेरिका, एक फ्रांस, एक ब्रिटेन। चारों ने अपने आपस में बांट ली। जो यूएसएसआर था उसकी अलग विचारधारा थी, इसलिए उसको अलग ही एलिमिनेट कर दिया गया। उसकी समाजवादी विचारधारा थी, उसको अलग एलिमिनेट कर दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इनकी पूंजीवादी व्यवस्था थी, ये एक साथ रहे। और इस वजह से अमेरिका जो है, ये तीनों एक यूनिट में रहे। और आप देखोगे सोवियत संघ ने पहले तो क्या किया, यहाँ पर नाकेबंदी करी। आप आगे के टाइम पे पढ़ोगे कि सोवियत संघ ने 1948 में यहाँ पर नाकेबंदी कर दी कि अमेरिका को, यहाँ के देशों को, इसके इस तरफ जर्मनी के इस पार के देशों को आर्थिक सहायता देने से मना कर दिया। और आगे चल के आप देखोगे 1961 में आप देखोगे कि भाई बर्लिन की दीवार का निर्माण भी करवाया जाता है। कब करवाया जाता है? 1961 में बर्लिन की दीवार का निर्माण भी करवाया जाता है, ताकि अब फिर ये बर्लिन की दीवार जो है दोनों के बीच में कोल्ड वॉर का प्रतीक था। तो बर्लिन की दीवार का बनना भी हम कह सकते हैं कि ये शीत युद्ध को बढ़ावा देने वाला कारण था। इसके अलावा टर्की और ईरान का प्रश्न, तो सोवियत संघ ने काफी लंबे समय तक भाई ईरान और टर्की दोनों पर अपनी सेना रखी। मैं आपको बता दूं भाई, इन दोनों जगह से ब्रिटेन से उसका समझौता हुआ था कि हम अपनी अपनी सेना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हटा लेंगे, और यहाँ पर जो है यहाँ की सरकार जैसी भी शासन चाहिए होगी उनको, वो वैसे ही शासन स्थापित करने में इनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटेन ने अपने शर्त के मुताबिक अपनी आर्मी हटा ली, परंतु इस क्षेत्र पर जो है सोवियत संघ ने काफी लंबे समय तक क्या किया कि भाई अपनी आर्मी रखी, और बेसिकली वो चाहता था कि इन देशों में क्या हो जाए, समाजवाद फैल जाए। इसीलिए अभी इसकी वजह से फिर कंफ्लिक्ट हो गया। अब चर्चिल जो है, वेस्टर्न चर्चिल जो है ब्रिटेन के इन्होंने फुलटन में एक भाषण दिया। फुलटन एक स्थान का नाम है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वेस्टर्न चर्चिल, उन्होंने फुलटन नाम के स्थान पे अमेरिका के एक भाषण दिया और कहा कि पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ और साथ ही साथ में ब्रिटेन हर एक उस देश के साथ है जो चाहता है साम्यवादी गिरफ्त से बाहर निकलना। हम हर एक उस देश की हेल्प करेंगे जो समाजवाद के चंगुलों में घिरा हुआ है और उनसे आज़ाद होना चाहता है। ये बेसिकली आप यहाँ वाला कॉन्सेप्ट समझकर देख सकते हो। यानी टर्की और ईरान, यहाँ से सोवियत संघ अपनी आर्मी हटा ही नहीं रहा था और यहाँ पर समाजवाद लाना चाहता था। तो यहाँ पर चर्चिल एक तरीके से ये मैसेज दे रहे थे कि अगर पूरी दुनिया में कोई देश चाहता है हम आप उनकी मदद करें तो हम उनकी मदद जरूर करेंगे, और इससे भी शीत युद्ध को क्या मिला, बढ़ावा मिला। तो अब यहाँ पर कई सारे हमने पॉइंट्स देख लिए, इसमें शीत युद्ध का क्या है, याल्टा सम्मेलन क्या, विल्ना वगैरह भी मैंने बता रखा है। याल्टा सम्मेलन क्या है, बाल्कन क्षेत्र में अतिक्रमण। ये जो बाल्कन क्षेत्र था इस जगह पर ये ईरान वगैरह का ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना ये क्षेत्र आप सभी को। ईरान से सोवियत संघ की सेना का नया हटाए जाना, यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हो जाना, तो ये सारा का सारा है। अणुबम का आविष्कार, ये मैंने बता रखा है प्रीवियस वीडियो में। आप ये पॉइंट्स भी लिख सकते हो क्योंकि पॉइंट्स तो इतने सारे हैं कि आपके पास टाइम कम पड़ेगा, परंतु पॉइंट्स कम नहीं पड़ेंगे। बर्लिन की नाकेबंदी मैंने बताया था 1948 में की थी। जो अमेरिका है वो चाहता था कि दूसरी तरफ मैं देशों को हेल्प करूं, परंतु सोवियत संघ ने क्या किया, बर्लिन पे पहले तो क्या किया, अपनी आर्मी खड़ी कर दी, आने जाने से मना कर दिया। और 1961 में यहाँ पर क्या गया भाई, बर्लिन की दीवार भी बनवा दी गई। इसीलिए कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता है। अब यहाँ पर शीत युद्ध के फेजेस की बात आती है, चरण की बात आ रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर क्या है कि अगर आप अलग अलग प्रकार की बुक पढ़ोगे, जैसे राइटर्स की बुक जो प्रोफेसर भी आप सभी को प्रेफर करवाते हैं, तो उसके अंदर जैसे चरण देखोगे आपको अलग मिलेगा। जैसे पहला चरण आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 1947 से लेकर 50 तक है, लेकिन आप ज़्यादातर बुक में देखोगे तो आप सभी को 53 तक मिलेगा। यानी 1947 से लेकर
1953 तक, ये पहला चरण है। ठीक है, इसके बाद में फिर आगे आप सभी को जो है 1953 से 1961 तक ये दूसरा चरण आपको मिलेगा ज़्यादातर बुक में। ये पहला चरण माना जाएगा, ये दूसरा चरण माना जाएगा। दूसरा 1962 से 1979 इसको तीसरा चरण माना जाता है जनरली, जो हमारी बुक्स हमारे मार्केट्स में आती है। और इसके बाद में 1979 से 1985 तक, कब 1985 तक इसको चौथा चरण माना जाता है। और 1985 से लेकर 1991 तक इसको पांचवा चरण माना जाता है। लेकिन आपकी बुक में कई चरण बता रखे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। आप क्या करोगे, इसको एक अलग से ही लिख लोगे। और इसके बीच की कई सारी घटनाएं हैं, और मैं कहूँगा आपको ये आप पहले यूनिट्स में से बिल्कुल भी मत करना। आप सेकंड चैप्टर के अंदर आओगे, जैसे पहला चैप्टर नहीं, ऐसे आप लोगों के लिए यहाँ पर सेकंड चैप्टर आएगा। जैसे यहाँ पर देख लो, शीत युद्ध के विभिन्न चरण। आप अपनी एसओएल की बुक ही देखोगे ना, देखो यहाँ पर प्रथम चरण क्या लिखा है, 1946 से लेकर 1949। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये खुद ही बच्चों को इतना कंफ्यूज करते हैं, लेकिन जो मैंने आपको चरण यहाँ पर लिखवाए आप ये देखो। यहाँ पर पहला चरण कहाँ पर है, 1947 से लेकर 50 तक। और यहाँ पर चरण, यही सेम चरण यहाँ पर कितने का बता रखा है, आपको देखो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर इन्होंने क्या बता रखा है, 1946 से लेकर 1949। दूसरा चरण 1949 से 53। फिर तीसरा चरण जो है 57 से। तो पहला चरण देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखा। यहाँ पर ये आपको कंफ्यूज नहीं होना। कई बार ये पता क्या करता है, आपको एक बार क्वेश्चन का और तरीका बताऊं। कई बार ये सोल वाले क्या करेंगे, आपसे बोलेगा कि दो घटनाओं के नाम बता देगा। जैसे भी हम इनके चरणों के अंदर कई सारी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको एक एक घटना के बारे में ऐसे एक्सप्लेन करूंगा। तो आपसे बोल देंगे कि इस घटना से लेकर इस घटना तक बताइए। तो उसके अंदर चाहे कितने भी आपके फेजेस आ जाए, आपको सारे कवर करने होंगे। और इंपॉर्टेंट तो आपको कवर करने ही होंगे, जो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो पहला चरण इंपॉर्टेंट है। शीत युद्ध के कारण क्या थे, परिणाम के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले फेजेस को पढ़ लें, क्योंकि कोल्ड वॉर पहले शुरू कैसे हुआ और उस कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग क्या क्या हो रहा है, अभी इन फेजेस में हम पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद क्या हुआ, तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। हम एक सिस्टमेटिकली वे में पढ़ेंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। तो 1946 से क्या है 1949 में, तो यहाँ पर देखेंगे कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में समाप्त हो गया और दो महाशक्तियां उभरी, एक अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ, ध्यान रखना है। और दोनों के बीच में तनाव शुरू हो गया। बेसिकली ये तनाव क्यों शुरू हुआ, ये तनाव याल्टा सम्मेलन में ही शुरू हो गया था। और यहाँ पर ये निर्णय लिया गया कि युद्ध के तुरंत बाद पूर्वी यूरोप जो है पूरी तरीके से स्वतंत्र करवाया जाएगा। लेकिन जो पूर्वी यूरोप था वो सोवियत संघ के कब्जे में था। सोवियत संघ चाहता था कि भाई इन देशों में समाजवाद फैल जाए, और यहाँ पर अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि भाई समाजवाद फैले। इसीलिए दोनों देशों के बीच में क्या हो गया कि भाई विवाद हो गया। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको याल्टा सम्मेलन की अवहेलना, याल्टा सम्मेलन का मतलब ये है कि यहाँ पर इस सम्मेलन में ये हुआ था, याल्टा में एक सम्मेलन हुआ जो इसमें ये बात हुई थी कि भाई पूर्वी यूरोप में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की जाएगी, परंतु अमेरिका जो है इसको सपोर्ट कर रहा था और दूसरी तरफ सोवियत संघ जो है उसका विरोध कर रहा था। इसी वजह से आप सभी को ध्यान रखना है कि प्रथम चरण में पहला जो फेजेस है इसके अंदर हम क्या देखते हैं, याल्टा सम्मेलन जो है इसकी अवहेलना की जाती है। ठीक है, इसके बाद में ट्रूमैन सिद्धांत भी है, चर्चिल का फुलटन भाषण भी है, जो हमने पहले भी कवर किया था। चर्चिल का फुलटन भाषण कब हुआ था, ध्यान रखना, 5 मार्च 1946 में अमेरिका के फुलटन नामक स्थान पर चर्चिल द्वारा दिया गया था एक भाषण। इसमें शीत युद्ध के शुरुआती काल में इसने आग लगाने का काम किया। जैसे इसने अपने भाषण में चर्चिल ने यहाँ पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम एक नई विचारधारा को रखेंगे, और जो भी तानाशाही उससे बाहर निकलना चाहता है, नहीं यहाँ पर तानाशाही का मतलब सोवियत संघ से था, इनके चंगुल से बाहर निकलना चाहता है, तो हम ऐसे देशों को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ तानाशाही को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। ध्यान रखना है आप सभी को, अमेरिका और साथ ही साथ में वे सभी देश उन सभी देशों के लिए प्रतिबद्ध है जो चाहते हैं कि वो इन साम्यवादी चंगुलों से बाहर निकलना चाहते हैं और उनके प्रचार से बचना चाहते हैं। ये ध्यान रखना है आप सभी को। इसके बाद में दिसंबर 1946 में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने वहाँ पर एक क्या थे सचिव, कौन से वाणिज्यिक सचिव जिनका नाम था हेनरी ए वाल्स के, उन्होंने क्या कर दिया, अपना त्याग पत्र देने को कहा, क्योंकि उन्होंने वाल्से ने राष्ट्रपति अमेरिका के सोवियत संघ की मित्रता की बात करी। देखो मैं आपको बता दूं, ट्रूमैन अभी आगे ट्रूमैन सिद्धांत भी होगा। ट्रूमैन कौन है, अमेरिका के राष्ट्रपति है, और इन्होंने एक ये वाणिज्यिक सचिव थे, इन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति को आप एक काम करो, आप सोवियत संघ से रिलेशन अच्छे बनाओ, संबंध बनाओ, दोस्त बनाओ, बिल्कुल अच्छे तरीके से संबंध स्थापित करो। लेकिन ट्रूमैन ने क्या कहा, ट्रूमैन ने कहा नहीं, हम उससे दोस्त नहीं बनाएंगे और ना ही तुमसे
हम ज़्यादा दोस्ती रखेंगे, तुम्हें अब अपना यहाँ पर त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसे क्या कर दिया, निकाल दिया गया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर इतना ज़्यादा विवाद हो गया है कि अगर कोई दोस्ती के लिए कह रहा है तो उसको कह रहा है ना भाई ना, निकलो आप यहाँ से। तो यहाँ पर सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में संबंध कितने खराब हो चुके थे इस सन पे, आप देख सकते थे। दूसरा है ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन ने भी डायरेक्टली ये बात कही कि डायरेक्टली ट्रूमैन 12 मार्च 1947 को अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये घोषणा करी कि हम सोवियत संघ के प्रचार को रोकेंगे, साम्यवादी प्रचार को रोकेंगे और साथ ही साथ हम हर एक देश को हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आगे चलकर मार्शल प्लान चलाया गया। ये बेसिकली यूरोप के 12 कंट्रीज को इसमें हेल्प की गई। 4 साल के लिए चलाया गया था। रीजन ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई थी। तो उस चौपट हुई अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी पे लाया जाए, इसके लिए जिन देशों में आर्थिक भुखमरी है, निर्धनता है, गरीबी है या फिर वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको समाप्त कर दिया जाएगा। और इसी प्लान को जो है मार्शल प्लान कहा गया। और इसका नाम मार्शल प्लान इसलिए किया गया कि क्योंकि जॉर्ज मार्शल नाम के एक अमेरिका के विदेश सचिव थे। उन्होंने क्या किया, उस समय के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, उनको ये सजेशन दिया कि अगर हमने ऐसे देशों की हेल्प नहीं करी तो सोवियत संघ हेल्प करेगा और सारे के सारे यूरोप के देश जो है उसके साथ मिल जाएंगे और फिर हम कमजोर पड़ सकते हैं। इसीलिए अमेरिका ने क्या किया, 12 अरब अमेरिकी डॉलर, आप ये डाटा जो है ना, ये डाटा पैसे का, ये आप गूगल पे चेक करें। 4 वर्षों के लिए ये क्या किया गया, प्लान चलाया गया, लेकिन इसने अपना काम जो है 3 सालों में ही पूरा कर दिया था। बर्लिन की नाकेबंदी, इसी का एक कॉन्सेप्ट आएगा, आप सभी को पता है, जैसे मैं यहाँ पर बता दूं। देखो चरण का मतलब है इस चरण में कौन कौन सी घटना घट रही है। तो देखो आप 1946 से इसमें लिखा हुआ है, 1947 से 50 तक भी देखोगे तो वो घटनाएं आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट इंक्लूड करनी है जो इसी बीच की घटी हो। जैसे आप देखोगे 1949 की घटी है, 1949 की घटना है, 50 की भी नहीं है, 1947 की घटना है, तो उसी बीच की घटना है, 1946 की घटना है, तो ये उसी बीच की सारी घटनाओं को आपको क्या करना होगा, इसके अंदर करना होगा। और ये वाली जो है 1948 की घटना है। क्या था कि भाई अमेरिका जो है वो चाहता था कि पूर्वी यूरोप के देश भी पूंजीवादी को एक्सेप्ट कर ले। इसके लिए अमेरिका लगातार पूंजीवाद को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में फैलाने के लिए पूर्वी यूरोप में हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सोवियत संघ को इस बात का पता लग गया और सोवियत संघ ने चाहा कि ऐसे तो ये सारे के सारे देश इसके साथ शामिल हो जाएंगे, तो मुझे क्या करना होगा, उसे रोकना होगा। तो भाई अमेरिका को रोकने का इसके लिए एकमात्र प्रयास ये था कि इन्होंने अपने जो बाउंड्री थी, जो अपनी सीमा थी, जो इनके यहाँ की थी, इन्होंने इधर आने से उसको मना कर दिया और कहा कि भैया आप इधर नहीं आ सकते, आप इधर हेल्प नहीं कर सकते। हालांकि अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाया, एयर स्ट्राइक के जरिए वहां पर हेल्प करी, लेकिन बट फिर भी हमने देखा दोनों के बीच में संबंध तो काफी खराब हो गए। इसके बाद में आगे कल के जर्मनी का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। विभाजन का मतलब है बंटवारा, यानी जो सोवियत संघ के एरिया के अंतर्गत आता था उसको अलग बांट दिया, उसको पूर्वी जर्मनी कहा गया, पूर्वी जर्मनी कहा गया। और जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इन देशों के पास में था उसे पश्चिमी जर्मनी कहा गया। ये आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में अमेरिका ने सोवियत संघ से निपटने के लिए अप्रैल 1949 में एक सैनिक संगठन की स्थापना करी थी जिसका नाम नाटो था। क्या नाम था, नाटो। अभी नाटो था क्या, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ। इसे बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली जो है अमेरिका और जो पश्चिमी यूरोप है उन देशों के द्वारा बनाया गया एक ऐसा संगठन था जिसमें वो चाहते थे, उन्हें पता था कि कभी भी इन देशों के ऊपर सोवियत संघ आक्रमण कर सकता है, पश्चिमी देशों के ऊपर, यूरोप के जो पश्चिमी देश है, और इसे अपने गुट में शामिल कर सकता है। तो अमेरिका ऐसा समझ रहा था, अमेरिका सोच रहा था कि अगर ऐसा होगा तो यार हम तो पीछे रह जाएंगे, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक अच्छी सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी होगी। और इस अच्छी सिक्योरिटी की व्यवस्था के लिए इन्होंने क्या किया, अप्रैल 1949 में क्या किया भाई, नाटो का निर्माण किया गया। और इसका मूल उद्देश्य था कि यदि अमेरिका या इनके जो भी सदस्य देश हैं उस पर अगर किसी भी समाजवादी देश या फिर किसी भी सोवियत संघ के सदस्य देश ने क्या किया, इस पर हमला किया, तो उसका जवाब सभी के सभी मिलकर एक साथ देंगे। आगे चल के चीन में समाजवादी क्रांति हुई। देखो ये भी 1949 की। इतने पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है आप देखोगे इसके अंदर, ये पॉइंट 8वां पॉइंट। इतने पॉइंट है, आपको इतने पॉइंट हम लिखवा देंगे, इतने पॉइंट बता देंगे कि आप सोचोगे, कंफ्यूज होगे कि ये वाला लिखे कि ये वाला लिखे, ये वाला लिखे कि ये वाला लिखे। तो क्या था, देखो चीन में समाजवादी शासन की स्थापना होना। अब भाई सोवियत संघ वैसे ही काफी बढ़ रहा था और एक नया एशिया का इतना बड़ा देश उसके साथ यानी उसकी व्यवस्था को अपनाता है, तो अमेरिका को काफी ज्यादा इस बात से धक्का लगता है। और साथ ही साथ में आगे चलकर चीन जो है वो सुरक्षा परिषद की, जो यूएनओ की सुरक्षा परिषद है, उसका स्थायी सदस्य है। तो भैया ये तो सोवियत संघ को बड़ा अमेरिका को बड़ा बुरा लगा कि भैया ये तो इससे तो उसका पलड़ा काफी भारी हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका की इस जगह पर आंखें खुलती है और अमेरिका ज्यादा से ज्यादा अर्थक प्रयास करने का कोशिश करता है यहाँ पर।
कोरिया युद्ध है, कोरिया युद्ध के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये 2 युद्धों के बारे में हम पढ़ेंगे, एक कोरिया के बारे में और दूसरा वियतनाम के बारे में। देखो दोनों के बारे में मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखी है और मैं कोशिश करूंगा आपको कि आप पहले तो ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखें, इसके बाद में आप सेपरेट वीडियो जो है उन वीडियोस को देखें। उसका लिंक मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दूंगा। बाकी जो स्टूडेंट्स को अगर वीडियो नहीं मिलता है तो वो आप कमेंट के माध्यम से मांगिए, आपको कमेंट के माध्यम से भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपको चरण पहला आपको पता चला, इसके बाद में इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चरण जो आप लोगों के लिए निकल जाता है वो बनता है ये वाला 5वां चरण, जो आपके अकॉर्डिंग है। देखो आप डेट का याद रखना। अब ये चरण जो है आपको, देखो भाई यही कहूँगा, ये चरण के लिए तो ये अगर क्वेश्चन जो है उसके अंदर पक्का वर्डिंग्स का यूज़ किया जाएगा। अगर वर्डिंग्स का यूज़ नहीं किया जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस कैसे वर्डिंग्स का यूज़ किया जाएगा, जैसे इसमें वेदांत लिखा आएगा। अगर ये वाला चरण पूछेगा ना आपसे तो इसमें वेदांत लिखा आएगा, या फिर इससे पहले पूछा जाएगा तो आपसे स्टार्टिंग का ही पूछ लिया जाएगा, उसमें तो क्वेश्चन उसमें दिक्कत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलत ना कर दें, क्योंकि जनरली आपसे तीसरा चरण पूछा जा रहा है या तनाव से थल्य लिखा आ रहा है आपसे, तनाव से थल्य, या फिर आपसे वेदांत, वेदांत ये लिखा आ रहा है, से वेदांत ये लिखा आ रहा है, तो आपको याद रखना है कि ये कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, ये सेम ही क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है इसके अंदर कि ये क्या है, इसके विभिन्न चरणों को बताइए, इसकी विभिन्न घटनाओं को बताइए। इसके अंदर हम समझौते वाली बात करते हैं, तनाव से तले आखिर है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, अगर 10 बार क्वेश्चन शीट युद्ध से आएगा तो 8 बार पूछने की उम्मीद इसी क्वेश्चन की होती है। आप बाकी समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम उसको 2 नाम से जाना जाता है, एक तनाव से तल्य के नाम से और दूसरा वेदांत के नाम से जानते हैं। वेदांत क्या है पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तनाव में कमी आना, और शैथिल्य का मतलब भी होता है ठंडा पड़ना। तनाव का क्या करना, कम होना, ठंडा होना या कमी आना, ये क्या कहलाता है, तनाव शैथिल्य कहलाता है। शीत युद्ध के दौरान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो थोड़ी सी ढील आई, इसी को क्या कहा गया, इसी को ही तनाव शैथिल्य कहा गया था। उनके लिए बस एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जो कि तनाव शैथिल्य है। आप सभी इसको समझेंगे। तनाव शैथिल्य जो है ये एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति का नाम है जब हमने पूरे कोल्ड वॉर के टाइम पे देखा कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के बीच में एक वॉर जैसी स्थिति होती है। कभी भी युद्ध हो सकता है, लेकिन कोल्ड वॉर के टाइम पे एक काल ऐसा भी था जब दोनों एक दूसरे के सहयोग कर रहे थे, दोनों एक दूसरे से समझौते कर रहे थे और दोनों के दोनों एक दूसरे से शांति की बात करने की कोशिश कर रहे थे। और ये पूरा का पूरा काल जो है, यही काल क्या कहलाता है, तनाव शैथिल्य का काल कहा जाता है। और इसके अंदर दोनों तरफ से ये उम्मीद की जा रही थी कि परमाणु हथियार जो है या फिर एटॉमिक बम्स जो है वो धीरे धीरे कम किए जाए, और साथ ही साथ में दोनों देश जो है उनके बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट या विवाद है उनको सुलझाया जा सके। इसके बारे में बार बार ही हम बात कर रहे हैं और ये ध्यान रखना है आप सभी को। इससे यह उम्मीद की गई कि ये एक नया संबंध बनेगा दोनों देशों के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के बीच में रिश्ते बेहतर होंगे और एक नया अध्याय लिखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण सबके अलग अलग थे इस बात को लेकर। कई लोग ये कहते हैं कि भाई वेदांत क्यों किया गया, तो कई लोग कहते हैं कि कोल्ड वॉर जो है 1947 ये कह लो या 1945, बस आपको हर जगह तो एक वर्ड तो मिलेगा ही, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों देशों ने क्या किया, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए भाई बहुत ज़्यादा संसाधनों का उपयोग किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने हथियार बनाए, लेकिन तब भी उन्होंने देखा कि कोई फायदा ही नहीं हुआ, ना तो अमेरिका आगे बढ़ पाया ना सोवियत संघ। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी डाउन जा रही थी। इसकी वजह से अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए दोनों खेमों ने क्या किया कि भाई तनाव शैथिल्य का या फिर वेदांत का रवैया अपनाया। तो यहाँ पर देखो बताया गया है, बार बार मन में ये सवाल उठता है कि दोनों पक्षों ने तनाव एक दूसरे को कम नहीं हो रहे थे तो वेदांत का कदम उठाया। ठीक है, उनको ये महसूस होने लगा कि यदि साम्यवाद को रोकना है तो परमाणु हथियार को बनाने की बजाय हमें कोई और बात सोचनी होगी। हमें केवल हथियारों से या केवल बड़ी बड़ी आर्मी पे जो हम इतना खर्च कर रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना अमेरिका हथियार बनाता है वैसे ही सोवियत संघ बना लेता, अमेरिका जितना प्रचार करता अपना उतना सोवियत संघ कर लेता। तो ऐसे दिनों प्रतिदिन दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो रही थी, खराब हो रही थी। इसके अलावा जो वियतनाम का युद्ध हुआ था, भी हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ये युद्ध जो है अमेरिका के लिए और सोवियत संघ दोनों के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। दोनों के इसके अंदर बहुत सारे जो सैनिक हैं वो मारे गए, इसीलिए दोनों तरफ ने, दूसरी तरफ अमेरिका ने भी और सोवियत संघ ने, दोनों ने ही
कुछ इस प्रकार की स्थिति चाहते थे जिससे वो अपने पैसे को हथियारों पे खर्च ना करें, क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्च कर हथियार निर्माण में कर चुके थे। वो अब अपनी अर्थव्यवस्था को जो है वो अच्छा करे, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन क्या हो रही थी, कमजोर हो रही थी। अमेरिका चाहता था कि शांतिपूर्ण संबंध रहे ताकि हम क्या कर सके, एक दूसरे की हेल्प कर सके। तो ये पूरा तनाव से तल्य का जो काल है 1962 से, देखो बुक के अंदर आप लोगों का गलत लिखा है, मैं आपको बिल्कुल कहूंगा आप राइटर की बुक की या फिर किसी भी प्रोफेसर की एक लेक्चर पढ़ोगे तो आप ये काल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा उसके अंदर, मैं आपको बता दूं बिल्कुल गलत प्रिंट है। हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को छोटा छोटा करके दिखाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसका काल जो है 1962 से लेकर 1979, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, ध्यान रखना है आप सभी को। इन्होंने क्या किया कि भाई तनाव को कैसे कम किया गया, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। इन्होंने क्या किया, हॉटलाइन सेवा शुरुआत करी। हॉटलाइन क्या है, जैसे टेलीफोन या रेडियो पे बात होती है, कुछ इसी प्रकार के। 1962 में क्यूबा पे मिसाइल संकट हुआ, उसके तुरंत बाद अमेरिका का वाशिंगटन डीसी और जो है सोवियत संघ, उस समय जो रूस की राजधानी मास्को है, उनके बीच में एक हॉटलाइन सेवा शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत अगर दोनों देशों के बीच में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो डायरेक्टली हॉटलाइन के जरिए बात करेंगे और वो उसको सुलझा सकते हैं, ताकि युद्ध जैसी स्थिति ना बने। आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में एनपीटी, एनपीटी क्या है, परमाणु अप्रसार संधि। ये 1967 में इसका प्रस्ताव लाया गया, देशों ने हस्ताक्षर भी किए, लेकिन 1968 में लागू हुआ। परमाणु अप्रसार का मतलब है कि जिन 5 देशों के पास परमाणु था, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यानी सोवियत संघ कह सकते हो, और चाइना, इन 5 देशों के पास में जो परमाणु हथियार है ये किसी भी देशों को नहीं देंगे। और साथ ही साथ में अमेरिका ने इसको भेदभाव संधि माना है। ध्यान रख, अमेरिका ने नहीं, भारतीय लोगों ने और देशों ने इसको भेदभाव संधि माना है, क्योंकि इस वाली संधि में इन्होंने कहा था कि कोई भी देश जो है वो क्या नहीं करेगा, कोई भी देश तनाव को फॉर एग्जाम्पल परमाणु हथियार जो है उसको बनाएगा नहीं। केवल वही देश परमाणु हथियार रख सकते हैं जिनके पास पहले से ही है, कोई नया देश नहीं बनाएगा। अब ये तो वही बात हो गई कि हमने हथियार अपने हाथ में चाकू ले रखा है और हमने कहा आप अपने हथियार फेंक दो। ये जो हथियार, जो ये चाकू है ना, ये आप सबकी सुरक्षा के लिए, तो कोई व्यक्ति कैसे फेंक देगा, कहेगा आपने सुरक्षा की जगह हमारा ही कत्ल कर दिया, तो फिर क्या होगा। इसीलिए यहाँ पर कोई भी ऐसे समझौते पे नहीं मानेगा। अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं या दो लोगों के पास में हथियार है, या फॉर एग्जाम्पल एक के पास हथियार है, तो दूसरा भी तो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करेगा ही। ध्यान रखना है। 1962 में शीत युद्ध के बाद में एक शिथिलता लाने में एडवर्ड जो है क्रेकस, इनके शब्दों में उष्ण स्थलों का शिथिलीकरण हुआ, यानी जहां पर तनाव ज्यादा था वहां पर तनाव कम हुआ। इसमें से एक है आप सभी का परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, ध्यान रखना है, जिसको हम पीटीबीटी या सीटीबीटी के नाम से भी जानते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट पेन ट्रीटी, ये आखिर है क्या, इसमें बेसिकली देखो हॉटलाइन के बारे में हमने बात कर ली, तो यहाँ पर बात नहीं करेंगे। 15 जुलाई 1963 में ब्रिटेन सहित दोनों पक्ष यानी अमेरिका और फ्रांस, अमेरिका और यूएसएसआर दोनों पक्ष यहाँ पर आए मास्को में। उन्होंने एक समझौता किया कि भैया हम परमाणु जो है वो परीक्षण ना तो वायुमंडल में करेंगे, ना ही बाहरी अंतरिक्ष में करेंगे, और ना ही समुद्र में करेंगे। और साथ ही साथ में अणु बम पर जो है हम क्या कहते हैं रिसर्च वगैरह भी कम करेंगे थोड़ा सा। और साथ ही साथ में अमेरिका की जनता ने इसमें इसमें अमेरिका की जो जनता है उसको, वहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि भाई इसके बाद से ना ज़्यादा देश परमाणु हथियार बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि कोई वायुमंडल में भी नहीं करेगा, ना समुद्र में करेगा, और ना ही अंतरिक्ष में करेगा। आप कहोगे भारत ने तो इस संधि के बाद किया था परमाणु परीक्षण, ऐसे भारत ने कब किया, 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, पोखरण फर्स्ट जिसे बोलते हैं। फिर 1998 में किया, जिसे पोखरण सेकंड बोलते हैं। भारत ने कैसे किया, तो भारत ने जमीन पे किया। यहाँ पर आपको कहीं जमीन दिख रही है, नहीं दिख रही। वायुमंडल, इसके बाद में अंतरिक्ष और समुद्र, तो हमने स्थल मंडल पे किया। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हम पे लगाए गए थे, हम पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे, ध्यान रखना है। दूसरा परमाणु अप्रसार संधि, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। तीसरा है मास्को बॉन समझौता। अब क्या है, सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी के बीच में 1970 में ये समझौता हुआ, और इसने क्या किया, शीत युद्ध के जड़ को ही समाप्त कर दिया। इस समझौते के तहत ये क्या है कि भाई जो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में आवाजाही नहीं थी, वो आवाजाही थोड़ी बहुत शुरू कर दी गई। इसके बाद में बर्लिन समझौता। बर्लिन समझौता 8 महीने की बातचीत के बाद में हुआ। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ, इनके बीच में क्या था कि भाई पश्चिमी बर्लिन के बारे में क्या कहा गया, एक समझौता किया गया। इसने क्या किया, भैया पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन के आपसी आवाजाही शुरू हो गई, और दोनों के बीच में रुकावट नहीं रहेगी, क्योंकि जो पहले दीवार बनी थी, तो दीवार तो थी लेकिन आवाजाही अब कर सकते हो आप यहाँ पर से। इसके बाद में 2 जर्मनी अलग अलग राज्य जो थे,
पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी, इसको मिलाकर एक कर दिया गया। उसके बाद में साल्ट 1, साल्ट 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। लेकिन यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन जो है ये अलग आ जाता है, ये आपका क्या आ जाता है, अलग आ जाता है। जैसे इसे हम बोलते हैं यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन पहला, कब से कब, 3 से 6 जुलाई तक 1973 में फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की, यहाँ पर यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में यूरोप के 35 राज्य के विदेश मंत्री जो थे उन्होंने भाग लिया, और इस सम्मेलन का उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय तनाव को खत्म करके शीत युद्ध को रोका जाए। दूसरा यूरोपीय परिषद अगले ही वर्ष करवाया गया, ध्यान रखना है आप सभी को, व्लादिवोस्टॉक, ये रसिया में पड़ता है, और ये व्लादिवोस्टॉक शिखर सम्मेलन अमेरिका और सोवियत संघ के तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इसमें मुलाकात में परिसीमन वार्ता समझौते भी, इसके अंदर वार्ता भी हुए और समझौते भी। और तीसरा आप सभी को ध्यान रखना है, तृतीय यूरोपीय सुरक्षा परिषद, ये सम्मेलन जो है बेलग्रेड में हुआ कब, 1977 में, और ये लगभग यूरोप के 50 देशों ने इसमें भाग लिया। आप बोलोगे यूरोप में 50 देश भी है, छोटे छोटे जो प्रतिनिधित्व थे उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। यहाँ पर नेताओं ने लिखना है, देश ने लिखना है, 50 नेताओं ने भाग लिया, और ये यहाँ पर सुरक्षा और शांति स्थापित करने के लिए एक बेहतर कदम माना जा सकता है। तो यहाँ पर दो आपको मैंने क्या बताया, शीत युद्ध के चरण के बारे में बताया। इसमें और भी चरण है, आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट की वीडियो मिल जाएगी, ये क्वेश्चन भी आप सभी से क्लियर हो सकता है। अब आपसे पूछा गया है सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण भी बताए जाएंगे, सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ। ध्यान रखना है, कई सारे कारण बताए जाते हैं सोवियत संघ के विघटन के लिए। सबसे पहला कारण बताया जाता है, आपको जनरली बताता हूँ कि भाई जब सोवियत संघ 1945 के बाद में विश्व की दूसरी महाशक्ति बनकर उभरा, तो सोवियत संघ ने चाहता था कि वो विश्व का पहला महाशक्ति बने, अमेरिका को भी पछाड़ के वो आगे बढ़ जाए। इसके लिए सोवियत संघ ने अपने अधिकतर पैसे को और अपने संसाधनों को या तो देशों को शामिल करने में या फिर अधिक से अधिक हथियारों को बनाने में खर्च कर दिए, जिसकी वजह से वो अपनी आम जनता की जो आम जरूरतें थी उसको पूरा नहीं कर पा रहा था। इस वजह से सोवियत संघ की सरकार को वहाँ की पब्लिक सपोर्ट नहीं करने लगी और उसका विघटन हो गया। पहला पॉइंट ये माना जाता है। दूसरा पॉइंट ये माना जाता है कि भाई सोवियत संघ के अंदर आप देखोगे 1917 में, 1917 में सोवियत संघ बना और 1991 तक सोवियत संघ रहा। तो इन लगभग 70 वर्षों के शासन में, इन 70 वर्षों के शासन में एक ही पार्टी ने राज किया जिसका नाम था आपका सामने कम्युनिस्ट पार्टी। उस कम्युनिस्ट पार्टी का जो रवैया था वो बिल्कुल 70 वर्षों तक सेम ही रहा। उसने बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किए, और कम्युनिस्ट नेता जो थे उन्होंने भ्रष्टाचार के साथ ही साथ उनका जो तानाशाही रवैया था वो काफ़ी बढ़ता गया, जिसकी वजह से जनता जो है उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करने लगी, और ये भी एक रीज़न रहता है सोवियत संघ के विघटन का। इसके बाद में सोवियत संघ का विघटन एक इस वजह से भी हुआ क्योंकि जो सोवियत संघ के जैसे जैसे जनता हम डिमांड, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि 1971 के करीब में जो है पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप के बीच में आवाजाही शुरू हो गई। तो पूर्वी यूरोप के लोगों को स्वतंत्रता का जो स्वाद है वो चख गया। उन्होंने देखा यार हमारी सरकार तो मैं कहती है कि हम तो पश्चिमी गुट से बहुत आगे, लेकिन रियलिटी में हम तो पश्चिमी गुट से आगे है ही नहीं। तो वहाँ की पब्लिक इस बात का विरोध करने लगी कि हमारी सरकार हमें पागल बनाती है, इतना टैक्स भी लेती है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं करती, केवल वो हथियारों के लिए, निर्माण के लिए खर्च करती है। इसीलिए ध्यान से याद रखना आप सभी को, इसीलिए हम देखते हैं भाई पूर्वी जर्मनी के अंदर या पूर्वी यूरोप के अंदर जगह जगह पर आंदोलन शुरू हो गए, और इस आंदोलन का सपोर्ट जो है पश्चिमी जो यूरोपीय देशों ने भी करना शुरू कर दिया। इसके बाद में मिखाइल गोर्बाचेव, कौन, मिखाइल गोर्बाचेव, ध्यान रखना है, सोवियत संघ के अंतिम महासचिव वो आए। उन्होंने दो प्रकार के सुधार की बात करी, एक उन्होंने ग्लासनोट और दूसरा है आप सभी का पेरेस्ट्रोइका। इन्होंने खुलापन और पुनः संरचना के रूप में जिसे हम जानते हैं, इसमें इन्होंने कहा था कि भैया हमें क्या करना चाहिए, हमें सोवियत शासन व्यवस्था में थोड़ी सी ढील देनी चाहिए ताकि यहाँ की पब्लिक जो है वो अधिक से अधिक विकास कर सके, यहाँ पर लोगों को थोड़े अधिकार मिलने चाहिए और बाहरी इन्वेस्टर्स आने चाहिए ताकि जो हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है वो थोड़ी सी क्या हो सके, वो अच्छी हो सके। लेकिन आप सभी को ध्यान रखना है कि सोवियत संघ की जो जनता थी वो सरकार से बहुत दुखी थी, वो चाहती थी ऐसा कुछ हो जाए जिससे हमको मौका मिल जाए और हम क्या करें, हम विरोध कर दें। आप सभी को याद रखना है, इस वजह से इन्होंने विरोध कर दिया। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई कैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अब आप यहाँ पर देखेंगे वियतनाम वॉर के बारे में। वियतनाम वॉर क्या था, वियतनाम वॉर के अंदर हमको डिटेल से चर्चा करनी है। यहाँ पर देखो वैसे मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना रखी है, मैं यहाँ पर बताऊंगा फिर भी आप सभी से, और मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि इस पर क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, इस क्वेश्चन को करना ही करना है। सिंपली फॉर्म में बताऊँ कि भाई
वियतनाम युद्ध जो है काफी लंबे समय तक चला, कब से 1954 से लेकर 75 तक, एक काफी लंबे समय तक हिंसक रहा। इसमें दोनों महाशक्ति, एक तो अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ, दोनों के दोनों ने हस्तक्षेप किया था। दोनों की आर्मी आई, दोनों के दोनों पक्षों को बहुत ज्यादा आर्मी का लॉस हुआ, पैसे का लॉस हुआ, लेकिन अंत में बात तो इज्जत की आ गई थी। इस वजह से ये काफी और लंबा चला। यहाँ पर हुआ क्या, आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पर एक मेन लीडर थे यहाँ के, दो तरीके से पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक उत्तर में नॉर्थ में, एक उत्तर में डिवाइड होता है और दूसरा होता है आपका दक्षिण में, जिसे हम बोलते हैं साउथ। वियतनाम दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। उत्तर में, उत्तर के लोग जो थे वो तानाशाही शासन को पसंद करते थे, या फिर हम कह सकते हैं उत्तर के लोगों को चीन और किसके द्वारा, आपको ध्यान रखना है, वियतनाम युद्ध के अंदर उत्तर की तरफ से हम देखेंगे 1954 में जैसे ही फ्रांसीसी ऑक्यूपेशन से ये आज़ाद हुआ, वैसे ही यहाँ पर जो है वियतनाम की, जो दक्षिणी वियतनाम की सरकार है वो चाहती थी, देखो उत्तर के लोग चाहते थे कि हमारे यहाँ पर समाजवाद आ जाए, दक्षिण के लोग जो थे कुल मिलाकर वो चाहते थे कि हमारे यहाँ पर पूंजीवाद आ जाए। तो इस समय ध्यान रखना है, इस वॉर के अंदर, इस वियतनाम वॉर के अंदर अमेरिका ने समाजवाद के प्रसार को रोकने के लिए, अभी मैं बताऊंगा आपको समाजवाद का प्रसार कैसे बढ़ रहा था, लेकिन ध्यान रखना है 1969 में कितने, 5 लाख से भी अधिक अमेरिका सैनिकों को तैनात किया, 5 लाख। और इसमें हम देखेंगे कि भाई जो वियतनाम था, इस वियतनाम पर बेसिकली सोवियत संघ और दूसरा चीन, ये दोनों चाहते थे कि यहाँ पर वियतनाम पर बेसिकली क्या हो जाए, समाजवाद आ जाए। अब क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक काफी बड़ा देश, आपका एक काफी बड़ा रीजन चीन 1949 में एक समाजवादी देश बन गया, तो अमेरिका या पश्चिमी मुल्क और नहीं चाहते थे कि जो ये एशिया है, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, काफी ज्यादा संसाधन है, तो जो हिंद चीनी का जो प्रदेश कहलाता है ये वियतनाम, इंडो क्या कहते हैं, वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, ये आपका हिंद चीनी का प्रदेश माना जाता है। तो इस जगह पर जो है वो चाहते थे सोवियत संघ कि भाई समाजवाद आ जाए, और इसीलिए सोवियत संघ के द्वारा वियतनाम, उत्तरी वियतनाम के लोगों को क्या है, हथियार या फिर जो भी सलाह थी या जो चीज़ें थी वो सारी की सारी, युद्ध के अंदर जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी की सारी सप्लाई की जा रही थी। ध्यान रखना है आप सभी को इसके अंदर। और इसके उस पूरे के पूरे कार्यक्रम में, यानी देखो ऊपर के जो लीडर थे यहाँ पर, इनका नाम है हो चिन मिन, हो चिन मिन। एक सेकेंड गाइस वेट करेंगे, एक सेकेंड वेट करेंगे गाइस। तो उत्तरी हो चिन मिन, ध्यान रखना आप सभी को, मैंने डिटेल से वीडियो बता रखी है, हो चिन मिन के बारे में भी बता रखा है, उनकी तस्वीर भी दिखा रखी है। तो हो चिन मिन बेसिकली थे कौन, तो ये उत्तरी नॉर्थ वियतनाम के एक काफ़ी बड़े लीडर थे, जो चाहते थे कि पूरा का पूरा वियतनाम किसके अंडर में आ जाए, ये पूरा का पूरा अंडर में आ जाए समाजवादी शासन के। और इन्होंने पहले तो उत्तरी वियतनाम के लोगों को इंटीग्रेट किया, और साथ ही साथ में इन्होंने उत्तरी वियतनाम ने पूरी तरीके से दक्षिणी वियतनाम पे भी कब्जा कर लिया था। इसके अंदर आप सभी को याद रखना है, इन्होंने दक्षिणी वियतनाम पे भी कब्जा कर लिया था। और इसके बाद में आगे चलकर भाई बहुत ज़्यादा हिंसक संघर्ष हुआ यहाँ पर, अमेरिका की भी बहुत सारी सेना इसमें मारी गई और बहुत सारा पैसा का नुकसान हुआ। लेकिन आगे चलकर 17वीं समानांतर या अक्षांश रेखा को स्वीकार करके क्या किया गया, आगे चलकर वियतनाम को दो हिस्से कर दिए गए। एक हिस्सा जो है उत्तरी वियतनाम, जो है ये आज भी एक अलग है ये कंट्री, और जो दक्षिणी वियतनाम है ये आज भी एक अलग कंट्री है। आपको याद रखना है यहाँ पर सोशलिज्म है और यहाँ पर क्या है आप सभी का कैपिटलिज्म। ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ध्यान रखना है। ऐसे ही मैंने बिल्कुल डिटेल से बताया, आप उसको देखेंगे। मैंने कोरिया वॉर को भी बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कोरिया वॉर के अंदर क्या था। कोरिया वॉर की भी मैंने आपको पूरी पूरी कहानी बताई है कि कोरिया को भी दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया था इसी तरीके से। उत्तरी कोरिया है एक तरफ और दूसरी तरफ है दक्षिण कोरिया। उत्तरी कोरिया में जो सोवियत संघ चाहता था यहाँ पर समाजवाद आ जाए, पूरी में, वैसे तो पूरे में ही चाहता था वो, लेकिन उत्तरी कोरिया पूरी तरीके से आज भी समाजवादी तानाशाही व्यवस्था है। आपने जरूर नाम सुना होगा किम जोन का, जो कि उत्तरी कोरिया का ही क्या है, वहाँ का तानाशाह है। और एक दक्षिणी कोरिया जो कि आज वर्ल्ड के डेवलपिंग मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट होता है। ध्यान रखना है दक्षिण कोरिया यहाँ पर जो है क्या है, लोकतंत्र रहेगा। अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा था, उत्तरी को वन कर रहा था, सोवियत संघ कर रहा था।
तो 1950 की शुरुआत में सेकंड में किम सेकंड ने 19 समानांतर पार किया और दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर लिया। ठीक है, यानी दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण करके क्या किया, दक्षिणी कोरिया को हथिया लिया था। और बेसिकली रीजन ये था कि पूरे रीजन पे क्या चाहते थे, पूरे क्षेत्र पे, कारण ये था कि पूरे क्षेत्र पर ये समाजवादी शासन चाहते थे इसीलिए। लेकिन आगे चलकर जो है अमेरिका के द्वारा उसमें इंटरफेरेंस किया जाता है, काफ़ी लंबे समय तक तनाव चलता है, आपसे मेरे को याद रखना है। और इसी के बीच में आप देखोगे कि चीन की जो सब गवर्नमेंट थी वो भी इसमें प्रोत्साहन कर रही थी। क्योंकि प्रोत्साहन कर रही थी क्योंकि अगर ये इस क्षेत्र को ऑक्यूपाई कर लेता है इजीली, तो मैं भी क्या करूँगा, मैं ताइवान को ऑक्यूपाई कर लूँगा। मैं किसको ऑक्यूपाई कर लूँगा, ताइवान को ऑक्यूपाई कर लूँगा। इसीलिए बहती गंगा में हम भी आंदोलन है, चाइना ये चाहता था इसीलिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है, ये भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वियतनाम और कोरिया वॉर दोनों के दोनों आपको मैंने वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रखे हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कीजिए, आपको मिल जाएगी वीडियो। अगला है इंडोनेशिया में वी उपनिवेशीकरण। वी उपनिवेशीकरण होता क्या है, जो हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो वी उपनिवेशवाद होता क्या है, उसको आप समझिए। तो वी उपनिवेशवाद यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे हम इंग्लिश में डी क्या बोलते हैं, कोलोनाइजेशन। उपनिवेशीकरण का मतलब होता है कोलोनाइजेशन। क्या होता है उपनिवेशीकरण, जब कोई बाहरी व्यक्ति आपकी सीमा के भीतर रहने लगता है बसकर, और धीरे धीरे आपकी हर एक व्यवस्था पर उसका नियंत्रण हो जाता है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, तो वो क्या कहलाता है, उपनिवेशीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, उपनिवेशीकरण कहलाता है। ध्यान रखना है, 1936 में एक जर्मनी एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था मैरिच, है ना, और जूलियस बॉर्न, ये नाम था उनका। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन वी उपनिवेशीकरण एंड, और आपका, या हम कहें डी कॉलोनाइजेशन, या फिर हम ये कहें कि भाई कॉलोनाइजेशन, दोनों में डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है, जो कॉलोनाइजेशन है यानी उपनिवेशीकरण है, उसके अंदर हम कुल मिला के ये बात कहते हैं कि भाई ये एक औपनिवेशिक, यानी आज़ादी से पहले, जैसे फॉर एग्जांपल हम भी आज़ादी से पहले हम पे सारी की सारी जो व्यवस्था थी उस पर आखिर किसका कंट्रोल था, तो आप कहोगे कि इस पूरे के ऊपर जो है कंट्रोल था ब्रिटेन का। हमारे यहाँ पर बाहर के थे आए, धीरे धीरे पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, हर एक व्यवस्था को उन्होंने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो ये क्या कहलाता है आप सभी का, कोलोनाइजेशन। और लेकिन इसके बाद में हमें इनसे मुक्ति मिली, लेकिन आगे चल के हम देखते हैं 1945 के बाद में ऐसी दुनिया के और भी देशों में उपनिवेशीकरण जो है उसका अंत हो गया। लेकिन उपनिवेशीकरण प्रारंभ कब हुआ, तो ये माना जाता है कि लगभग लगभग 1960 के दशक में। आपको ध्यान रखना है 1960 के दशक, या फिर आपको ये याद रखना है इसके अंदर कि 1954 में, कब, 1954 में, इस टाइम पे, इसके बाद में विश्व के अलग अलग देशों में क्या हुआ, अलग अलग देशों में जो है नई नई तकनीकें आनी शुरू हुई। और ये नई तकनीकें बेसिकली जो विकसित यूरोपियन कंट्रीज है या जो अमेरिका की कंट्रीज है उनके द्वारा उसका प्रभाव या तो अल्प विकसित देशों में या फिर ऐसे देशों में जो विकासशील देश है उन देशों में हो रहा है। जैसे आज अपने देश का एग्जाम्पल लेंगे, आज के ज़माने में हमारी पूरी की पूरी मार्केट्स है, उसको अगर लैंग्वेज की बात करते हैं तो कोलोनाइजेशन है क्या, वो बाहर से ही पूरा कंट्रोल ले रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल संस्कृत भाषा हमारे देश की थी, कोई संस्कृत बोलता है, नहीं बोलता। एजुकेशन में इंग्लिश वर्ड या इंग्लिश जो है उसकी वैल्यूज़ कितनी हो गई है, मॉरलिटी कितनी हो गई, चाहे आपको किसी भी तरह की पढ़ाई करनी है उसमें इंग्लिश का महत्व कितना ज़्यादा बढ़ गया है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम दूसरी चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो हम पे। दूसरी बात, हम टेक्नोलॉजीज़ के मामले में, हम संचार के मामले में, हम एंटरटेनमेंट के मामले में हम प्राइवेट या फिर विदेशी कंपनी पे डिपेंड होते जा रहे हैं। तो ये भी एक इसका डीकोलोनाइजेशन का एक एग्जाम्पल है। आप एक एग्जाम आते हैं, आप केवल यूट्यूब से पढ़ाई करते हो, तो यूट्यूब से जब पढ़ाई करते हो जो इनकम जनरेट होती है, क्योंकि हम जैसे टीचर्स को या फिर बहुत सारे ऐसे जो एंटरटेनर हैं जो आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अलग अलग जगहों पर एंटरटेन करते हैं, तो बदले में उनको पैसे मिलते हैं। उनको पैसे मिलते हैं तो उनको पैसे दिए जाते हैं, तो यूट्यूब भी तो आपसे कुछ अर्न करता होगा, तभी तो हम सबको पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को समझते हैं, इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि डीकोलोनाइजेशन है क्या, कि आधुनिक समय में हम उनके अधीन जाते जा रहे हैं। हम उनकी टेक्नोलॉजीज़ के कारण, हम उनकी व्यवस्थाओं के कारण, हम उनकी शिक्षा पद्धति के कारण, हम उनकी अलग अलग कल्चर के कारण, जैसे आज भारतीय कल्चर या भारतीय संस्कृति है वो केवल शादी या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो उस जगह पर ही लोगों को देखने को मिलता है। अन्यथा फूड से लेकर हमारे कपड़ों पहनने के तरीके से लेकर हमारे खाने पीने के, हमारे बोलने के, इन सब पर हमें पश्चिमी छाप देखने को मिलती है या फिर विदेशी हमें देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है। इसमें अल्जीरिया का स्वतंत्रता संग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी मैंने आप सभी के लिए करवा रखा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अल्जीरिया का स्वतंत्रता संग्राम, इसमें दो नाम याद रखने हैं आपको, एक तो अल्जीरिया का स्वतंत्रता संग्राम और दूसरा आप सभी को ध्यान रखना है इसके अंदर सीरिया का ही होले, अल्जीरिया का ही क्या है स्वतंत्रता संग्राम, आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। तो ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। और वैश्विक स्तर पर विउपनिवेशीकरण जो है, डीकोलोनाइजेशन है, इसका क्या क्या प्रभाव हो रहा है। तो आज के ज़माने में वैश्वीकरण का आप प्रभाव इसके अंदर लिख देंगे। आज हम तकनीकी मामलों में हम विकसित देशों के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज इंडिया के अंदर अगर आप सड़क पे जा रहे हो, आपको कोई नई जगह जा रहे हो, आपको जहाँ का रास्ता नहीं पता, आप सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल मैप ओपन करते हो और उसको सर्च करना शुरू कर देते हो। आप सबको पता है कि हमारा जो जीपीएस सिस्टम इंडिया का खुद का नहीं है, हम अमेरिका का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर ये चीज़ देखी कि हम पूरी तरीके से उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम उस पर डिपेंड होते जा रहे हैं। आज हमें पार्टी करनी होती है, आज हमें कोई प्रोग्राम करना होता है, हम जोमेटो स्विगी इन सब से चीज़ों को ऑर्डर करना शुरू कर रहे हैं। तो हम फूड के लिए भी हम उस पर डिपेंड होना शुरू हो गए। हम हेल्थ के लिए चाहिए तो हम हेल्थ की चीज़ों के लिए हम डिपेंड होते जा रहे हैं। आज हम अपने देश की जो औषधियाँ दवाइयाँ होती थी, अब उस पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। हमें बिल्कुल विदेशी दवाइयाँ चाहिए जाके, जिससे हम ताकि जल्द से जल्द और हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम ठीक हो जाए। लेकिन उसके बैड इम्पैक्ट्स भी है। तो विउपनिवेशीकरण ना केवल हमारी मानसिकता को, तकनीकों को, शिक्षा पद्धति को, हमारे रहन सहन को, हमारे पहनावे को, हर एक चीज़ को ये क्या कर रहा है, ये इम्पैक्ट करता जा रहा है। ये आप सभी को याद रखना है। इसमें आप वैश्वीकरण के इम्पैक्ट भी डाल सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, वैश्विक पर्यावरण पर वाद विवाद क्या है। नहीं, विश्व में पर्यावरण सुरक्षा करने की बात आखिर क्यों हो रही है, इस वाले क्वेश्चन में आपको बस और बस सिर्फ इसको ही एक्सप्लेन करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर भी करेंगे। चलो, पर्यावरण को लेकर वाद विवाद क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की प्रयास करता हूँ, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात तो हमने इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। विश्व के देशों को, जैसे अगर मैं इसको ग्लोब मानूं तो विश्व के देशों को दो भागों में बांटना है। एक उत्तरी देश, उत्तरी ध्यान रखना, उत्तर के देश जो है वो ज्यादातर कौन से विकसित देश है, और एक दूसरी तरफ आपको ध्यान रखना है दक्षिणी देश, सदर्न देश, सदर्न कंट्रीज साउथ, ये विकासशील या अल्प विकसित देश है। तो यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्ट समझ में आपको आना चाहिए कि आज के ज़माने में आप देख रहे हो पूरे वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। आज वर्ल्ड लेवल पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वाटर की दिक्कत हो रही है, पानी की दिक्कत हो रही है। इसके अलावा जो हिमालय वगैरह थे या जो ग्लेशियर के रूप में स्टोर वाटर था वो पिघलता जा रहा है और वो समुद्र में जा जाकर समुद्र का जलस्तर बढ़ा रहा है। जो पुरानी या जो किनारे की हमारी सभ्यताएं हैं, जो समुद्र घाटी के किनारे हैं, उनका खत्म होने की संभावना आ रही है, उनके डूबने की संभावना आ रही है। तो यहाँ पर पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो ग्लोबल कंसर्न का हो चुका है, क्योंकि इससे कोई एक देश ही परेशान नहीं बल्कि विश्व के बहुत सारे देश परेशान हैं। तो यहाँ पर आज के ज़माने में जो उत्तर विकसित देश हैं, ये देश कहते हैं कि हम पर्यावरण को संरक्षण करेंगे। अब पर्यावरण को संरक्षण कैसे करेंगे, इसके लिए वो कहते हैं कि भाई हर एक देश क्या करिए, आप हर एक देश पर्यावरण को सबसे ज़्यादा डैमेज क्यों कैसे पहुंच रहा है, जो ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व का तापमान बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये विश्व का तापमान क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसें, देखो जब मैं छोटा था तो मेरे को खुद भी नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे आप, जैसे हो सकता है कि कोई बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें ग्रीन हाउस गैसों का नहीं पता। तो ग्रीन हाउस गैसें होती क्या है, ग्रीन हाउस गैसें वो गैसें होती है जो हमारे विश्व के तापमान को गर्म करती है। इसमें आपके मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे आप सीएफसी बोलते हो, या जितनी गैस के पीछे ऑक्साइड लग जाता है वो सारी की सारी हमारे तापमान को गर्म करती है। जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जितने भी ऑक्साइड वाले गैस है, तो इन गैसों के उत्सर्जन पे लगानी है रोक। और ये कौन बात कहता है, उत्तर के देश। उत्तर के देश अगर आप देखोगे ज्यादातर विकसित देश, वो देश जो कि कभी किसी के गुलाम बने ही नहीं, या फिर वे देश है जो जिन्होंने किसी न किसी देश को गुलाम बनाया और उन देशों का एक्सप्लॉइटेशन करके आज खुद को काफी डेवलप बना लिया इन्होंने। उनको उनको उनके देश में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो काफी ज्यादा हो चुका है, वहां पर सब कुछ विकसित हो चुका है। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे विकासशील या अल्प विकसित, जहाँ पर विकास प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई है। वहां पर फॉर एग्जाम्पल अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आज़ादी भारत को कब मिली, 1947 के बाद में। भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन कब शुरू हुआ है, 1970 के बाद में। और वहीं ब्रिटेन की बात करें तो 1750 के करीब में वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। देखो यहाँ डेट्स को देखो, 100 वर्ष से भी ज़्यादा का अंतराल आपको यहाँ पर दिखेगा। वो हमसे इतने आगे चल रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में।
और इंडस्ट्रियलाइजेशन में केवल आगे चलने की बात नहीं हो रही यहाँ पर, वो पर्यावरण को इतने सालों से नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं और वो आज कह रहे हैं कि पर्यावरण को इतने सालों तक उन्होंने नुकसान पहुंचा लिया, अब वो आगे कह रहे हैं कि अब पर्यावरण को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किसी भी देश को पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब सभी देशों को पर्यावरण को क्या करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। सुरक्षित करने में भूमिका हर एक देश को निभानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, ये बेचारे जो दक्षिण के भारत जैसे देश है, तो क्या ये पर्यावरण का जो है खुद तो अपना दोहन तो कर सकते हैं, अपने पूरे वर्ल्ड के पर्यावरण का दोहन कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल जो रेलवे की पटरी है, रेलवे का जो ट्रैक है, इसके अंदर गट्ठे लगाए जाते थे। ये लकड़ी के बनाए जाते थे पहले। आप सबको पता है शिप बड़े बड़े बनाए जाते थे, ये लकड़ी के बनाए जाते थे। इन उपनिवेशीकरण के दौर में इन्होंने इतना ज्यादा पर्यावरण को दूषित किया है विकासशील या अल्प विकसित देशों के, कि आज ये खुद तो विकसित हो गए हैं, लेकिन इनकी जो मार है ऐसे देशों को झेलनी पड़ रही है। और ये बार बार ही वैश्विक स्तर पे कहते हैं पर्यावरण को सुरक्षित करना चाहिए, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हमें बहुत सारे कदम उठाने चाहिए। लेकिन खुद आप बताइए, तो ये एक वाद विवाद डिबेट का कॉन्सेप्ट है कि नहीं? तो डिबेट का कॉन्सेप्ट बन जाता है और यही इसका वाद विवाद है। इसमें आपको उत्तर और दक्षिण विभाजन के बारे में पढ़ना है। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर रखी है। जिन स्टूडेंट्स को ना मिले वो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आपको करके जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी। ये क्वेश्चन भी अपलोडेड है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और पेपर में आप कह सकते हो शॉर्ट नोट में बहुत बार पूछा जाता है। इसीलिए शॉर्ट नोट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों की राइटिंग स्पीड अच्छी है, अगर आप लोगों की राइटिंग स्पीड अच्छी है, तो आप ज़रूर शॉर्ट नोट को अटेंड करिए, क्योंकि उससे आपको अधिक नंबर मिलते हैं। अच्छा, एक मिनट में थोड़ा पानी पीऊँ, फिर मैं आपको और भी एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से बोलते बोलते पूरा गला सूख गया। ओके, तो हम शुरू करते हैं भोपाल गैस त्रासदी। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो भोपाल की घटना है, और गैस त्रासदी का मतलब है यहाँ पर क्या हुआ, गैस कौन सी थी, ध्यान रखना है आपको, मीथेन आइसोसाइनाइड गैस नाम की गैस है। ये बेसिकली करती क्या है कि ये जो जीवाणु होते हैं, ये कीटनाशक उद्योग थी। ये ऐसे केमिकल्स का फॉर्मेशन करके ये क्या करती है, कीटनाशक बनाती थी। और मीथेन आइसोसाइनाइड गैस जो है वो इसके अंदर क्या करते थे, ये प्रोड्यूस करते थे। और ये अमेरिका की कंपनी थी। क्या हुआ कि भाई इस इसके अंदर कहा जाता है कि भाई इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरी काफ़ी बड़ी फैक्ट्री थी और इसके अंदर गैस का रिसाव होना शुरू हो गया। और उस गैस का इतना तेजी से रिसाव शुरू हुआ कि भोपाल और के आसपास जहाँ पर ये प्लांट स्थित था, ये जो ये फैक्ट्री स्थित थी जहाँ पर आप कह सकते हो, तो उसके आस पड़ोस के लोगों के आंखों की रोशनी काफ़ी तेजी से जाने लगी। इस वजह से आप सभी को ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है और गैस त्रासदी का नाम इसको दिया गया है। ध्यान रखना यहाँ से इंपॉर्टेंट है आप सभी को। 1969 में अमेरिका की एक कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, है ना। ये कहाँ की थी, अमेरिका थी। इसने भारत के संस्करण में क्या किया, स्वामित्व यानी गवर्नमेंट, अगर देखिए गवर्नमेंट का शेयर इतना था, और इसके बाद में जो वहाँ की अमेरिका थी उसका शेयर इतना था। क्योंकि पहले के टाइम पे जितनी फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी वो 50-50 पे चलती थी एक तरीके से, यानी कुछ ना कुछ हिस्सा ज़्यादा भारत का होगा और फिर भारत सरकार का होगा और फिर बाहर का। तो इन्होंने भोपाल में अपनी क्या करी, एक रासायनिक कारखाने की जो है यूनिट स्थापित करी। और ये बेसिकली क्या करती थी, ये ध्यान रखना है, कीटनाशक जो है उनको मारने के लिए ये दवाइयाँ जो है रासायनिक कीटनाशक बनाया करती थी। अब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर जो है केमिकल रिलीज होना शुरू हुआ इसके अंदर, ध्यान रखना है। मैं आपको नाम बताता हूँ इसके अंदर, तो लिखा हुआ है इसमें यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड संग्रहित हुआ एक जगह पर, काफ़ी इकट्ठा हो गया। और उसके बाद में क्या हुआ कि ये गैस रिलीज होने लगी। इसके वजह से बहुत सारे लोगों के लिए ये नुकसान बन गया। ये काफ़ी कैसी हो गई, ये जहरीली गैस हो गई और ये लोगों की आंखों की रोशनी जाने लगी। इस घटना के बाद से आंखों की रोशनी जाने लगी। उस जगह जो जो भी वहाँ के नगर निगम के अधिकारी थे, उनसे उस हानिकारक गैस को रोकने के लिए पहले तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन वो खुद नहीं रोक पाई। जो इस फैक्ट्री के जो मतलब बड़े बड़े अधिकारी थे वो रातों रात अमेरिका फरार हो गए।
ध्यान रखना आप सभी को। तो इस वजह से वहाँ पर भोपाल के अंदर बहुत सारे लोगों को क्या है कि नुकसान पहुंचा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में ये जो लाइसेंस है, पहली बात तो उसके बाद में सरकार एक्शन में आई, उन्होंने राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में भी दोनों ने इस बात का एक्शन लिया कि हम जहाँ पर घनी आबादी रहती है वहाँ पर ऐसे एरिया में हम फैक्ट्री वगैरह जो है वो लगाने नहीं देंगे। हम ऐसे क्षेत्रों पे हम क्या करेंगे, फैक्ट्रियों को स्थापित करेंगे जो इंडस्ट्री एरिया ही होंगे, जो केवल फैक्ट्री के लिए होंगे। क्योंकि इससे एक तो देखो जो श्रमिक है उनको हानिकारक नुकसान पहुंचा, श्रमिकों की आंखों की रोशनी जो है ना, आंसुओं के गैस के बराबर बिल्कुल ऐसे आंखों से उनके निकल रहे थे। बहुत सारे लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई थी इसके अंदर, ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग थे इसमें जिनकी जान गई, उसमें से रखरखाव कर्मी था जिसका नाम था मोहम्मद अशरफ, इसकी भी जान चली गई थी। उनकी सांस में जो है पंजीन चली गई थी, है ना, यूनियन कार्बोनाइट के अंदर ही कुछ था। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग इसके अंदर मारे गए थे, ध्यान रखना है आप सभी को। तो ये एक इसका कॉन्सेप्ट था और मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, बिल्कुल डिटेल से आप देखोगे उसके अंदर मैंने बता रखा है। एक भोपाल गैस त्रासदी के बाद में आप लोगों के लिए निकलता है एक और क्वेश्चन जिसको बोलते हैं चेरनोबिल घटना। अभी चेरनोबिल है कहाँ पर, ये ध्यान रखना है, यूक्रेन। अरे रशिया के साथ ही था, लेकिन सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो यूक्रेन एक अलग देश बन गया, जिससे आज के जमाने में आपको पता है रशिया का वॉर भी चल रहा था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या था, चेरनोबिल, ये एक परमाणु रिएक्टर है। परमाणु रिएक्टर का मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर परमाणु बम जो है बनाया जाता है या फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है कि भाई वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो भाई सबसे ज़्यादा परमाणु रिएक्टर दुनिया में अगर किसी देश के पास थे तो वो कौन सा देश था, आपको ध्यान रखना है, यूक्रेन ही था। और यही रीज़न था कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो परमाणु हथियार है वो सोवियत संघ के पास ही थे। इसके बाद में 1977 में इस टाइम पे यहाँ पर क्या हुआ कि एकदम से इसके अंदर रिएक्टर में आग लग गई, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव पॉइंट था, आप सभी को पता है। और सेंसिटिव पॉइंट होने की वजह से अगर ये परमाणु से रिलेटेड था, अगर ये फट जाता या यहाँ पर कोई दिक्कत हो जाती तो पूरे देश के लिए या उसकी जो सीमावर्ती निकटवर्ती इलाके के देश हैं उन सब के लिए हानिकारक हो सकती थी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या हुआ, 1977 में चालू हो गया था और उसके कुछ समय बाद ही रिएक्टर होने के बाद में यहाँ पर बिजली का एक विश्वसनीय उत्पादन साबित, ये मतलब बिजली उत्पादन के लिए बेसिकली काम कर रहा था। लेकिन आगे चल के क्या हो गया कि इस परमाणु रिएक्टर में क्या होता है, आग लग गई। मैं आपको बता दूं ये बिजली बनाया जाता था इसके अंदर, वैसे परमाणु रिएक्टर का टेस्टिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 25 अप्रैल 1986 में रातों रात संयंत्र में जो भी यहाँ पर कर्मचारी काम करते हैं उन्होंने देखा कि भाई रिएक्टर 4 पर जो है परीक्षण की एक श्रृंखला शुरू हुई और इसका मूल उद्देश्य था कि भैया वहाँ पर क्या करना है, पावर कट करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टर का पहले तो गर्म होता है फिर ठंडा होता है इस तरीके से। लेकिन क्या हुआ कि वो पावर कट जो है वो नहीं हो पाई, जिससे काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया भाई, पावर इंक्रीज हो गई और भाई बहुत सारे लोगों को वहाँ पर जान गंवानी पड़ी। आप सभी को ध्यान रखना है। और ये बेसिकली रिएक्टर से उम्मीद की गई कि बिजली कम पे ही चल रहा था, कम पे ही चल रहा था, बिजली कम है, ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और इस वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है घटना घट गई। हालांकि इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, इसको आधिकारिक तौर पर जो है रोक लिया गया था, आप सभी को ध्यान रखना है। लेकिन आपसे पेपर में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि दोनों में क्या समानता है और क्या असमानता है, दोनों के बारे में बताना है, चेरनोबिल के बारे में भी और भोपाल गैस त्रासदी के बारे में भी, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए आता है चिपको आंदोलन का, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपको करना है। चिपको आंदोलन आपको पता है भारत का ये आंदोलन है और ये 1960 से 70 के दशक में जो है वनों को काफ़ी ज़्यादा काटा जा रहा था डेवलपमेंट के नाम पर। इसीलिए 1970 के दशक में उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखना है आपको, चमोली जिला है और वहाँ पर एक मंडल नामक गांव है, वहाँ पर ये आंदोलन शुरू हुआ और वहाँ पर स्थानीय जो महिलाएं थी उन्होंने ही पेड़ों से चिपक कर क्या किया, पेड़ों को बचाने के लिए या फिर वृक्षों को काटने से रोकने के लिए एक आंदोलन या सत्याग्रह शुरू किया। इसमें कई सारे प्रमुख थे, जिसमें गौरा देवी, आपका सुदेश देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और चिपको आंदोलन पर इन सभी ने एक पूरे भारत को या फिर पूरे विश्व को एक नया एक रूप दिखाया कि भाई यहाँ पर की पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कैसे महिलाएं पेड़ से चिपक जाती है। और फिर वो क्योंकि ना केवल उन्हें वो पेड़ मानती है बल्कि वो अपनी जीविका का सोर्स मानती है। उनका मानना है कि ये सेम ये चीज़ हमारी जीविका है, अगर ये पेड़ कट जाएंगे तो हम अपनी जीविका से हाथ तो बैठेंगे और हमें इस स्थानों से भी मजबूरन त्याग करके दूसरे नए स्थानों पर जाना पड़ेगा। इसीलिए अब
ये जो चिपको आंदोलन है कई बार रिलेट किया जाता है ऐतिहासिक एक आंदोलन जिसे विश्नोई आंदोलन कहते हैं। अब ये विश्नोई आंदोलन क्या था, राजस्थान में खेजड़ी नाम का पेड़ था, ध्यान रखना है, राजस्थान में खेजड़ी नाम का पेड़ था। अब राजा ने क्या किया कि भाई ये जो खेजड़ी नाम का जो पेड़ था इसको कटवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भैया हमारे जो पुराने फर्नीचर है ना वो खराब हो गए, पेड़ काट के लाओ और यहाँ पर क्या करेंगे, हम फर्नीचर बनवाएंगे। तो वहां पर जो है ध्यान रखना है आप सभी को, एक विश्नोई संप्रदाय ही रहता था। और उन्होंने क्या किया, एक एक करके पहले तो एक परिवार ने अपनी पूरी जान दी और कई सारे लोगों ने जान दे दी, लेकिन वो पेड़ कटने नहीं दिए, क्योंकि वो खेजड़ी नाम का जो पेड़ था उसको ऐतिहासिक रूप से वो भी पूजा करते थे। तो कहीं ना कहीं चिपको आंदोलन को कहा जाता है कि ये भारत के अंदर पेड़ों को बचाने के लिए एक पहला आंदोलन नहीं था, इससे पहले भी आंदोलन हुए। चिपको आंदोलन के अंदर बहुत सारी चीजें थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्थानीय लोगों ने 3 से 4 डिमांड भी रखी थी। सबसे पहली बात तो भाई जो वन विभाग के अधिकारी थे उन्होंने स्थानीय लोगों को जंगलों पर घुसने की अनुमति नहीं दी थी, उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हो, आपको वनों में एंटर होने नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज, उसी बीच में वन विभाग ने एक स्पोर्ट्स कंपनी थी जिसको ठेका दे दिया और कहा कि वो काम करती थी क्या, कि पेड़ काटती थी और स्पोर्ट्स जो वो होती है क्या नाम है इक्विपमेंट्स, जैसे क्रिकेट बैट हो गए, हॉकी हो गए, बेस बल्ले हो गए, ये सारी चीजें बनाती है। तो वो काम उन ऐसे लोगों को दे दिया गया। तो यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो बड़े गुस्से हो गए कि भैया हमें तो हमें तो जंगलों में घुसने भी नहीं दे रहे और ये पेड़ों को काट रहे हैं। इसीलिए वहाँ के स्थानीय लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया और वो चले गए। ये बेसिकली अंगू नामक वृक्ष, नाम याद रखना आपको, अंगू नामक वृक्ष जो है उससे चिपके थे। अंगूर नहीं, अंगू नाम याद रखना आप सभी को, क्योंकि अंगूर की तो बेल होती है, वृक्ष नहीं होता। अच्छा, इसके बाद में एक बात और याद रखना है कि इन्होंने स्थानीय लोगों ने एक बात कही थी कि भैया हमें जंगलों के अंदर आने का भी अधिकार होना चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारी गांव की सीमा के जंगल है कुछ किलोमीटर तक, हमारा ये अधिकार उस पर होना चाहिए, ये याद रखना है। इसके बाद में कुछ और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए बन जाते हैं यहाँ पर, जैसे जैसे इसके अंदर कि जो महिलाएं थी वहां पर उनका मानना था कि कुछ ठेकेदारों ने वहां पर कुछ नशीली आदतों उनके स्थानीय लोगों को लगा दी है, जिससे उनको छुटकारा चाहिए और सरकार इस तरफ भी एक्शन ले। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आप सभी को याद रखना है इसके अंदर। सुंदरलाल बहुगुणा या चंदी प्रसाद भट्ट, इन सबका नाम याद रखना है जिन्होंने मुख्य भूमिका इसके अंदर निभाई थी। इसके बाद में अगला आपका आंदोलन आया था जिसका नाम है अमेजन आंदोलन। अमेजन आंदोलन ये भी याद रखना है आप सभी को। ये अमेजन आंदोलन है क्या, ये ब्राजील का एक शहर है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक वर्षावन पाए जाते हैं और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, वर्षावन पाए जाते हैं। अब यहाँ पर वर्षावन, जो यहाँ पर वर्षावन है, इनको बचाने के लिए, वर्षावन को बचाने के लिए एक नेता थे जिनका नाम थे चिको मेंडिस। चिको मेंडिस, इन नेता ने क्या करी थी, मुख्य भूमिका निभाई थी अमेजन आंदोलन की सुरक्षा करने में। चिको मेंडिस ने, वो बेसिकली एक रेंचर रेंचर के द्वारा चिको मेंडिस की हत्या कर दी गई थी। और इसके बाद में जो है, इस हत्या के बाद में स्थानीय लोग जो थे वो बेसिकली बिल्कुल अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि ये जो चिको मेंडिस थे, ये जो अमेजन जंगल था, वर्षावन था, इसको बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने देखा कि इसको मार दिया गया है उनको, क्योंकि पता चल गया था कि ये कल को अगर हम पेड़ काटने की अनुमति दे देंगे तो ये बिल्कुल हमें नहीं छोड़ेंगे और हमें मारते ही रहेंगे, हमें मारते ही रहेंगे। और हो सकता है कि हमें एक समय ऐसा भी आए कि हमें अपने परिवार को, इस पूरे स्थान को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसमें मैंने बताया, बिल्कुल डिटेल से आपको बता रखा है अमेजन आंदोलन के बारे में। ये गरीब परिवार था, ठीक है। और जो चिको मेंडिस है, इनका जन्म हुआ था 1944 में हुआ था। और ये एक स्थान था कासापुरी, वहाँ पर बताया था, इनके पूरे जीवनी के बारे में बताया गया है। और ये बेसिकली ये पूरा का पूरा आंदोलन जो है इसके बारे में है। वो वीडियो भी आप इसके अंदर पक्का देखें, वो क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पेरिस छात्र आंदोलन के लिए भी वीडियो अपलोड कर रखी है। दक्षिण अफ्रीका में हुए रंगभेद की नीति, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोडेड नहीं है। हमने ये वीडियो आप लोगों के लिए पहले इसलिए ही बनाई है ताकि आप लोगों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो वो आपको एग्जाम से पहले ही मिल जाए। अगला क्या है कि मार्टिन लूथर किंग कौन थे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए अपलोड होगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है कि 20वीं शताब्दी में अमेरिका के विभिन्न अधिकारों के हुए जो आंदोलन है वो कौन कौन से थे, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी रंगभेद के खिलाफ की जो नीति थी वो चला करती थी, आप सभी को याद रखना है। दूसरी बात, वहां पर भी किस तरीके से अधिकारों का उदय हुआ, ऐसे जो ज्यादातर जो वर्ग के जो लोग थे जिनको अधिकार नहीं मिल पाता था, तो वो क्वेश्चन, वो उन लोगों ने किस तरीके से डिमांड करी, ये वाला क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में ये क्वेश्चन आप सभी को एक ये याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि भारत में हुए नारीवादी आंदोलन कौन कौन से हैं। नारीवादी आंदोलन उनको कहते हैं ऐसे आंदोलन जो महिलाओं की रक्षा के लिए चलाए गए आंदोलन, महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाए गए आंदोलन। ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए भारत के अंदर जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए हुए। वो अंग्रेजों के काल से ही चले आए, चाहे वो शिक्षा के अंदर सुधार की बात करते हैं या फिर या तो हम शिक्षा के अंदर सुधार की बात करते हैं, या उनके साथ में जो भेदभाव किया जाता है उनकी बात करते हैं, या फिर हम और चीज़ों की हम क्या करते हैं बात करें। इसके अलावा महिलावादी आंदोलन में आप सभी को ध्यान रखना है, जो नक्सलवादी आंदोलन है ये भी आ जाएगा। नहीं, महिलाओं के द्वारा या पुरुषों के द्वारा, किसी के द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिले, इसके लिए जो आंदोलन किया गया वो। इसमें आपको प्रीतसत्ता का कॉन्सेप्ट जो है आपको वो याद रखना है। जो प्रीतसत्ता का कॉन्सेप्ट है इसकी पूरी वीडियो बना रखी है प्रीतसत्ता और नारीवादी के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, नारीवादी आंदोलन में विभिन्न संप्रदायों की भूमिका बताइए। तो नारीवादी आंदोलन में विभिन्न संप्रदाय का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है, उदारवादी की भूमिका। फिर महिला आंदोलन में मार्क्सवादी की भूमिका। तो यही एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो इसके ऊपर बनेगा, तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी ऐसे बनाए जा सकते हैं। विभिन्न संप्रदाय का मतलब ही कट्टरपंथियों से भी है, सभी को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जो है ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप लोगों ने नहीं करे तो आप इन क्वेश्चनों को पहले जरूर कर लें। और इनकी विशेषताएं भी पूछी गई है आपसे, जैसे लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे नए सिलेबस के अंदर जुड़े थे, तो इसकी वीडियो भी हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्द आप लोगों के लिए अपलोड करवा दिया जाए, ताकि आप भी उन क्वेश्चनों को कर लें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। और साथ ही साथ में ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये, क्योंकि मैंने वीडियो देखो, आपका पेपर जो है वो कितने तारीख को होने वाला है, अब पेपर जून में होगा, लेकिन ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो जो है इन क्वेश्चंस की आप लोगों के लिए मैंने ये मई में ही बना दी है। अब मैं इस वीडियो को जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 28 में है। 3-4 दिन के अंदर मैं आप सभी के लिए कोशिश करूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम से पहले ही अपलोड कर दिए जाए। जिन स्टूडेंट्स का पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर है तो वो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुकी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देख ली है। और कौन कौन से क्वेश्चन आप सबको समझ में नहीं आ रहे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको अगली वीडियो कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर चाहिए तो आप वो भी पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप लोग अभी हमारे साथ नहीं जुड़े तो जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से लिए अगली वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक है, जैसे आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है उसमें 900 प्लस लोग हैं, और साथ ही साथ में जो हमारा जनरल चैनल का है उसके अंदर 1200 से प्लस लोग, 1250 लोग लगभग उसके अंदर शामिल हैं। और मैं आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय